हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन पे बेस्ड है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 1। द कॉम्यूटेटर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इज, ये जो है जून 2012 में पूछा गया है। ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है, तो इसको हम लोग कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। तो इसका कॉम्यूटेटर फॉर्म में लिखेंगे इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है वो मैंने लेसन 8 में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने x इंटू एक्स कर दिया, तो x बाहर हो गया इस फॉर्मूला के अनुसार। उसके बाद यहाँ पे फिर x और p स्क्वायर कॉम्यूटेटर में रह गया, फिर x बाहर हो गया। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, a अंडर ब्रैकेट b टू द पावर n अगर है तो n b टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा और a b का कॉम्यूटेटर हो जाएगा। अगर a पर पावर n है तो भी होगा, यहाँ पे बस a हो जाएगा और ये सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज किया गया है, जैसे कि 2 हो गया क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पे 2 हो गया, 2 माइनस 1 हो गया। तो XP का हम जानते हैं क्या होता है। XP का जो कॉम्यूटेटर रिलेशन होता है वो होता है आई एच कट। तो यहाँ पे मैंने आई एच कट लिखा है और यहाँ पे भी वही होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट हटाने के बाद हमें क्या मिल रहा है, XP और PX। तो 2i कट को कॉमन ले लेने के बाद XP प्लस PX हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 2i कट अंडर ब्रैकेट XP प्लस PX। तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following is a self-adjoint operator in the spherical polar coordinate system r theta phi? ये जो है जून 2012 में पूछा गया है। तो ऑप्शंस दिया गया है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा एक एक जो ऑपरेटर है वो है सेल्फ एडजॉइंट। सेल्फ एडजॉइंट का मतलब हो गया कि कौन सा ऑपरेटर है जो हर्मिशियन है। हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में मैंने लेसन 4 में डिस्कस किया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने सी ऑप्शन को चुना है। तो एन ऑपरेटर इज सेड टू बी सेल्फ एडजॉइंट इफ, ये कंडीशन अगर फॉलो हो रहा है तो वो ऑपरेटर, वो जो भी ऑपरेटर हमें ऑप्शन में दिया गया है वो जो है वो सेल्फ एडजॉइंट है। तो जैसे कि यहाँ पे 5 स्टार है और ये ऑपरेटर है और ये साई डी टाउ इज इक्वल टू, ये फाई जो है अगर इस ऑपरेटर के साथ का कॉन्जुगेट बन जाता है तो वो ऑपरेटर को हम लोग सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर बोलेंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि ये जो ऑप्शन है वो हमारा सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है कि नहीं। तो हमें पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट में जो होता है वो आर थीटा फाई का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, थीटा का वैल्यू 0 से पाई एंड फाई का वैल्यू 0 से 2 पाई होता है। तो यहाँ पे फाई स्टार हो गया आर थीटा फाई के फॉर्म में। तो ऑपरेटर ए मैंने यहाँ पे रख दिया है। आप इस साइन थीटा को अभी नहीं भी काटेंगे तो भी चलेगा। तो साई आर थीटा हो गया और डी टाउ का वैल्यू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई। तो आई एच कट माइनस आई एच कट को बाहर ले लिया गया है और वापस सब वही फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे साई के रेस्पेक्ट में ये जो है वो डिफ्रेंशिएट होगा, फिर आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा कट हो गया है पर आप नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है, चलेगा। उसके बाद फिर मैंने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया बाय पार्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है ये जो कि दो फाई बाय दो थीटा जो होता है वो पूरे में कॉन्जुगेट आ जाएगा, क्योंकि v इंटू यू वाला जो फॉर्मूला होता है हमें याद है। तो ये जो है वो साथ में आ जाएगा साई आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा कट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर अगर इस कॉन्जुगेट को हम अंदर ले ले रहे हैं, यहाँ पे ये कॉन्जुगेट बाहर है, अगर ये कॉन्जुगेट को अंदर ले ले रहे हैं तो ये जो आई है माइनस आई जो था वो आई हो गया है। उसके बाद सारा वही है। फिर अगर बाहर ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस साइन होगा, ये माइनस है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है और ये वैल्यू जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि मतलब पोलर कोऑर्डिनेट का जो इंटीग्रेशन है फाई स्टार माइनस आई एच कट साइन थीटा दो साई बाय, यहाँ पे साई आ जाएगा बाय दो थीटा। तो इसके इक्वल हो जा रहा है, तो हमारा ये कंडीशन जो है वो फॉलो हो रहा है, क्योंकि ये जो ऑपरेटर हमने लिया था वो फाई के साथ कॉन्जुगेट हो रहा है और वो इसके इक्वल हो रहा है।
तो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो इसी तरह हम ऑप्शन ए का भी करेंगे, ऑप्शन बी का करेंगे, तो जो हमारा ये कंडीशन फॉलो करेगा उसको हम बोल देंगे कि ये ऑपरेटर जो है वो सेल्फ एडजॉइंट है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, जो कि CSI दिसंबर 2012 में पूछा गया है। तो इफ़ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, हमें वेव फंक्शन दे दिया गया है, ठीक है, और उसका जो लिमिट है -a से लेके a तक है और 0 होगा, अदरवाइज अगर इस लिमिट में नहीं है तो 0 होगा। द अनसर्टेनिटी डेल्टा p इन इट्स मोमेंटम इज, हमें निकालना है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो अनसर्टेनिटी रिलेशंस के बारे में मैंने लेसन 12 में बताया है कैसे हम अनसर्टेनिटी निकालते हैं, तो आप उस वीडियो को देख ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है कि पी स्क्वायर को सबसे पहले स्क्वायर हम अंदर लिखेंगे, याद रखना है पी स्क्वायर में स्क्वायर सबसे पहले हम अंदर लिखेंगे, उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का होगा उसको हम स्क्वायर को बाहर लिखेंगे। तो डिराक नोटेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं, पर यहाँ पे लिमिट दिया है तो हम अच्छा होगा कि हम इस तरीके से निकालें। तो चलिए साई का मान यहाँ पे पुट करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी हम कैसे निकालेंगे, ये जो है वो साई स्टार है, ठीक है, ये कॉन्जुगेट है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होता है साई कॉन्जुगेट, उसके बाद फिर जो हमारा वेव फंक्शन दिया होता है उसको डालते हैं और फिर ऑपरेटर डालते हैं, जैसे कि पी ऑपरेटर है। तो यहाँ पे मैंने वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट डाला है और ये हमारा वेव फंक्शन है। तो इसको डालने के बाद -i कट को कॉमन ले लिया गया है और ये मल्टीप्लाई होके 15 हो गया और 4 मल्टीप्लाई होके 16 हो गया और a⁵ हो गया। तो यहाँ पे d/dx है जो कि पोजीशन का जो है वो ऑपरेटर का वैल्यू है। तो इसको फिर डिफ्रेंशिएट करने के बाद 2x आ जाएगा और a² - x² रह जाएगा। फिर 2 - 2x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमें ये वैल्यू आ गया। अब हमें देखना है, नाउ द फंक्शन गिवन इन द इंटीग्रल इज ऑड फंक्शन। तो ऑड ऑपरेटर और इवन ऑपरेटर के बारे में मैंने लेसन 6 में बताया है। तो कैसे हम लोग देखते हैं कि कोई जो ऑपरेटर है, जो फंक्शन हमें दिया गया है, वो ऑड है या इवन है। लेसन 6 से हम ये जानते हैं कि ऑड पैरिटी ऑपरेटर क्या होता है, इवन पैरिटी क्या होता है। तो यहाँ पे साइक में x का वैल्यू जो है मैंने -x रखा, जैसे कि हमारा यहाँ पे जो है x का वैल्यू। तो चलिए देखते हैं, साई ऑफ x इज इक्वल टू हमारा क्या है, a² 2x + 2x³ तो यहाँ पे x का वैल्यू मैंने -x रख दिया, ठीक है। तो x का वैल्यू -x रखने से माइनस हो जाएगा और क्यूब होने से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया -साई ऑफ x, ठीक है। अगर साई ऑफ -x इज इक्वल टू -साई ऑफ x, हेंस इट इज ए ऑड फंक्शन। अगर हमें यहाँ पे प्लस मिल जाता तो ये हमारा इवन फंक्शन होता। तो हम ये जानते हैं इंटीग्रेशन का जो रूल होता है, द इंटीग्रल ओवर एन ऑड फंक्शन ओवर ए सिमेट्रिक इंटीग्रल इज 0। तो ये जो हमारा पूरा जो वैल्यू हो गया वो 0 हो गया। और यहाँ पे एक और कंडीशन है, ऑन द अदर हैंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर ए रियल वेव फंक्शन इज ऑलवेज 0। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है जब हम मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, जब हम मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं और उसका जो वेव फंक्शन है वो रियल है, वो रियल वेव फंक्शन है, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये पूरा रियल पार्ट है और ये जो है हमारा कांस्टेंट है। तो अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं मोमेंटम का, तो हमारा जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। देयरफॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव, अब हमें p² निकालना है, यहाँ पे पुट करने के लिए हमें p² निकालना है। तो चलिए देखते हैं p² कैसे निकालेंगे। p² में हम p का स्क्वायर कर देंगे, ये ऐसा न्यूमेरिकल मैंने आपको लेक्चर में भी बताया है। तो उसके बाद फिर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, ये रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद हम इस रिजल्ट को वहाँ उस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये है हमारा सिंपल इंटीग्रेशन
और इसे सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू आ जाएगा जैसे कि, और ये इंटीग्रल मैं बताना नहीं चाहती हूँ, इसे बता के आप बोर हो जाओगे। तो हमारा पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ गया, माइनस एच कट स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। तो हमारा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो गया, इसका वैल्यू तो हमें पहले से मिल चुका है, इसका वैल्यू 0 है और इसका वैल्यू हमें यहाँ मिल गया, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आया है √5/2 एच कट बाई ए, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। और इस तरह से हम मोमेंटम का अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं। अगर पोजीशन भी दिया होगा तो पोजीशन भी इसी तरह निकालेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द ऑपरेटर ए बी सेटिस्फाई द कॉम्यूटेशन रिलेशन commutator ए बी इज इक्वल टू आई वेयर आई इज आइडेंटिटी ऑपरेटर, देन ऑप्शन दिया गया हमारे पास। तो अगर आपको ये ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप जून 2013 का ऑप्शंस देख ले। वैसे यहाँ पे एरो दिया गया है। तो ए बी सी डी हमारे पास ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। गिवन है ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड ई टू द पावर ए क्या होता है। तो चलिए हम ऑप्शन से ही देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो इसी को पुट करके हम देखते हैं कि ये वैल्यू अगर हमें आ गया या ये वैल्यू आ गया तो हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद होगा, ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ई टू द पावर ए पे भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे ए जो है वो एक्स है, तो ये लिख देंगे हम एक्स के बदले। तो हम फर्स्ट वाला देखते हैं ऑप्शन नंबर ए कि वो वैलिड है कि नहीं, वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने ई टू द पावर ए को ये लिखा है और कॉम्यूटेशन रिलेशन किससे हो रहा है, हमारा बी के साथ। तो कॉमा के बाद हम बी लिखेंगे। तो 1 जो है फिर बी से कॉम्यूट कर रहा है, तो ऐसे लिखा है मैंने। फिर ए जो है वो बी से कॉम्यूट कर रहा है, फिर ए स्क्वायर बी से कॉम्यूट कर रहा है। तो ऐसे कर करके हम आगे लिखते जाएंगे। 2-3 टर्म लिखने का ज़रूरत है, उतना ज़रूरत नहीं है। जब आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस तो इतना ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो 1 इंटू बी का हमेशा से हम जानते हैं कि इसका वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। और इसका वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। इसका वैल्यू है आई और इसको मैंने इवेल्युएट किया है ए बी कॉमा बी वाले फॉर्मूला से। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, उसके बाद 2 फैक्टोरियल हो गया। तो इवेलुएट करने के बाद, ये सारा करने के बाद हमें मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ए क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, जो कि है ई टू द पावर ए के इक्वल। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है वो ई टू द पावर ए के इक्वल हो जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो गया। बहुत केसेस में होता है कि ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाता है, तो हमें और सारे ऑप्शंस को ऐसे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये सारे ऑप्शंस आप सॉल्व करके ज़रूर देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, इफ़ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो हर्मिशन ऑपरेटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन मस्ट बी फॉल्स। ये आप बहुत अच्छे से रीड करिएगा, जो क्वेश्चंस होता है वो आप रीड करिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे में कन्फ्यूजन हो जाता है कि ट्रू फॉल्स, हम घर में आके हमें पता चलता है कि हम फॉल्स को ट्रू कर दिए हैं। तो अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फॉल्स है, ठीक है, एकदम अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन। तो चलिए ऑप्शन है यहाँ हमारा ए बी कॉम्यूटेशन रिलेशन इज इक्वल टू सी, ये सारा ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन से ही हम करते हैं, देखते हैं कि कौन सा हमारा फॉल्स है। तो C इज इक्वल टू ए बी है हमारा फर्स्ट रिलेशन, तो इसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया। जैसे कि हमें यहाँ बताया गया है कि ए बी सी जो है वो हर्मिशन ऑपरेटर्स है। तो हर्मिशन ऑपरेटर का क्या होता है, उसका कंडीशन होता है ए डैगर इज इक्वल टू ए, बी डैगर इज इक्वल टू बी, ठीक है, ये कंडीशन होता है। तो यहाँ पे जैसे कि सी डैगर लिया गया है, ठीक है, उसके बाद ए बी माइनस बी ए हो गया ए बी का, तो उसका भी डैगर लेने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे माइनस सी मिल गया, ठीक है। तो माइनस सी मिलने के कारण ये पता चल गया कि ये एंटी हर्मिशन है। तो ये जो है हमारा वो फॉल्स हो गया, ये हमारा सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया, जो कि फॉल्स है। यहाँ पे बी मैंने दिखाया है, चलिए बी नंबर देखते हैं कि कैसे हो रहा है। ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू सी है, तो हमने सी डैगर लिया, तो ए बी प्लस बी ए का होल डैगर हो जाएगा ये डैगर, और बी डैगर ए डैगर प्लस ए डैगर बी डैगर। उसके बाद फिर इसका वैल्यू जो है वो बी, इसका वैल्यू ए,
तो हमें मिल गया ए बी प्लस बी ए जो कि सी के इक्वल है, तो सी डैगर इज इक्वल टू सी आ गया। इसलिए ये सही है, जो कि हर्मिशन का जो कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है, तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें हम लोग टिक कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, let x and p denote respectively the coordinate and momentum operators satisfying the canonical commutation relation xp is equal to I, जहाँ पे h कट जो है वो 1 है, then the commutator x p e to the power minus p is, ये चारों ऑप्शन दिया गया है और ये दिसंबर 14 में पूछा गया है। इसको मैंने रेड पेन से लिखा है तो शायद ये अच्छे से नहीं आया है, तो ये दिसंबर 14 में पूछा गया है। तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था ई टू द पावर एक्स का, वो ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है। यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स है, ठीक है। माइनस एक्स का फॉर्मूला हमें याद करना है कि क्या होता है, पहले माइनस होता है फिर प्लस फिर माइनस प्लस, ये अल्टरनेटिव चलता है साइन। तो यहाँ पे मैंने वही किया जैसे पिछला क्वेश्चंस में किया था, तो मैं प्रेफर करूँगी कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो क्योंकि ये सेम है। तो आप देखो कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, तो आप इसे खुद से सॉल्व करके देखो कि आपका आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे आई एच कट होना चाहिए, लेकिन एच कट का वैल्यू हमें क्वेश्चन के अनुसार 1 दिया गया है, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखा है मैंने। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, सपोज हैमिल्टोनियन ऑफ ए कंजर्वेटिव सिस्टम इन क्लासिकल मैकेनिक्स इज h is equal to omega xp, where omega is constant and xp are the position and momentum respectively. The corresponding Hamiltonian in quantum mechanics in the coordinate representation is, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द कोरिस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन इन क्वांटम मैकेनिक्स। हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन दे दिया गया है जिसमें कि एक्स पी जो है वो है पोजीशन और पी जो है वो है मोमेंटम। तो हमें हैमिल्टोनियन निकालना है इसके मदद से क्वांटम मैकेनिक्स का। तो ऑप्शन हमें दे दिया गया है और ये दिसंबर 2014 में पूछा गया है। तो गिवन हैमिल्टोनियन ऑफ ए कंजर्वेटिव सिस्टम इन क्लासिकल मैकेनिक्स इज h इज इक्वल टू ओमेगा एक्स पी। नाउ इन क्वांटम मैकेनिक्स h मस्ट बी हर्मिशियन। क्वांटम मैकेनिक्स में h जो है वो हर्मिशियन होना चाहिए क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में सारा ऑपरेटर्स जो है वो हर्मिशियन होता है। तो फॉर द क्वांटिटी एक्स पी वी मस्ट फाइंड प्रॉपर फॉर्म फॉर द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इस एक्स पी को हमें ऐसा ऑपरेटर यहाँ पे रखना पड़ेगा जो कि हर्मिशियन हो, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का फॉर्म है, ये क्वांटम में वैलिड नहीं होगा। तो चलिए हम वो प्रॉपर फॉर्म को फाइंड करते हैं। If we want to use xp plus px divided by 2, we have to investigate if it is Hermitian। ये एक रैंडम है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसी को यूज करेंगे, पर चलिए देखते हैं ये हर्मिशियन है कि नहीं। तो इस पे डैगर लगा दिया गया है, तो px जो है वो यहाँ पे डैगर आने के बाद p पीछे चला जाएगा और x आगे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि ये सब हर्मिशियन है तो p dagger is equal to p हो जाएगा px plus xp divided by 2. So this is Hermitian. It is Hermitian. However, xp minus px divided by I is also Hermitian. ये जो क्वांटिटी है वो भी Hermitian है, like this one. जैसे कि उस पे भी डैगर लगा रहे हैं तो हमें वही क्वांटिटी मिल रहा है। यहाँ पे xp माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाई आई, यहाँ पे i जो है वो माइनस बाहर हो गया और ये क्वांटिटी हमें मिल गया। तो क्लासिकली xp माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू एच कट हैज़ नो मीनिंग बिकॉज एच कट टेंड्स टू जीरो। क्लासिकल मैकेनिक्स पे एच कट जो है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, वो जीरो हो जाता है। एंड xp एंड px आर सेम। क्लासिकल मैकेनिक्स में xp और px सेम होता है, ठीक है, इसका कोई अपना फिजिकल मीनिंग नहीं है क्लासिकल मैकेनिक्स में। सो वी चूज xp प्लस px डिवाइडेड बाई 2 एज प्रॉपर हर्मिशियन ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर को हम प्रॉपर हर्मिशियन ऑपरेटर बोल रहे हैं और इसको हमने चूज किया है xp के जगह पे रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा बाई 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा, xp प्लस px हो जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कोई भी ऑपरेटर जो होता है वो किसी वेव फंक्शन पे ही ऑपरेट होता है। तो इस वेव फंक्शन को मैंने लिख दिया कि ये रैंडम वेव फंक्शन है, ठीक है, ये सॉल्व करने का एक तरीका है।
तो यहाँ पे साई है, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये साई है, ठीक है। उसके बाद एच जो है वो साई पे ऑपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि पी का वैल्यू क्या होगा। पी का वैल्यू हो जाएगा माइनस आई एच कट डो बाई डो एक्स। यहाँ पे साई है, वो यहाँ पे साई आ गया, वैसे ही ये भी होगा। उसके बाद माइनस आई एच कट को कॉमन ले लिए हैं, उसके बाद हमें ये क्वांटिटी मिल जाएगा। उसके बाद क्या किए हैं, माइनस आई एच कट ओमेगा बाई 2 हो गया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, और ये जो है और ये दोनों सेम है, तो ये प्लस होके 2x डो साई बाई डो एक्स हो जाएगा, प्लस साई ये जो है वो साई बच जाएगा। उसके बाद हम साई को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके बाहर कर देंगे, तो हमें क्या मिल गया, और 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिला, ये क्वांटिटी। ये क्वांटिटी जो है वो है हमारा हैमिल्टोनियन इन क्वांटम मैकेनिक्स इन द कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो है ऑप्शन बी है वो हमारा सही हो गया, ठीक है। ये एक रैंडम कोई भी हम ले सकते हैं जो कि हर्मिशन है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा ऑपरेटर जो हम लेंगे जो वैलिड होगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन हो गया, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है the wave function of a particle in one dimension is denoted by psi of x in coordinate representation and by phi of p is equal to integration over psi of x e to the power minus I px divided by h cut dx in the momentum representation। psi x जो है वो coordinate representation में है और phi p जो है वो momentum representation में है। if the action of operator t, ठीक है, on psi x is given by operator t of psi x, operator t psi of x is equal to psi of x plus a, where a is constant, then operator t phi of p is given by, ये हमें दे दिया गया है कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन का, और हमें बोला गया है कि मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में ऑपरेटर जो इस पे अप्लाई होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो ये हमारा ऑप्शंस है, और ये जो है जून 15 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है हमें। फाई ऑफ पी दे दिया गया है, इसके बारे में मैंने बताया है कि ये इक्वेशन कैसे निकालते हैं एक्सपेंशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम वाले लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं, फाई ऑफ पी दिया गया है ये, एंड ऑपरेटर टी ऑन साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स प्लस ए, तो हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये ऑपरेटर हो गया, ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो यहाँ लिखा जाएगा, और ये वैल्यू वैसा का वैसा ही रहेगा, ई टू द पावर माइनस आई पी एक्स डिवाइडेड बाई एच कट इंटू डी एक्स साई। तो यहाँ पे जो है ऑपरेटर टी साई ऑफ एक्स का वैल्यू पुट हुआ है साई ऑफ एक्स प्लस ए, उसके बाद हम ई टू द पावर आई पी ए डिवाइडेड बाई एच कट, ये ए है, इसको कॉमन ले लेंगे, देयरफॉर वी गेट, उसके बाद ई टू द पावर आई पी ए डिवाइडेड बाई एच कट को ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा। उसके बाद हम ये देखेंगे साई ऑफ एक्स प्लस ए ई टू द पावर माइनस आई पी एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एच कट जो है, ये जो इक्वेशन है वो इसके तरह है, ठीक है। तो ये हमारा x में था और ये हमारा x प्लस ए में, और यहाँ पे पूछा गया है कि साई ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस ए में उसका वैल्यू t ऑफ साई ऑफ p का वैल्यू क्या होगा, तो हमें ये मिल गया, ठीक है। तो अब देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो गया। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इन नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ए हर्मिशन ऑपरेटर O हैज़ टू नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट 1 एंड 2, ठीक है, केट में है दोनों, विथ आइगन वैल्यूज 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, इसका आइगन वैल्यू ये है और इसका ये। द टू स्टेट्स यू केट इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 जो कि स्टेट है साइन थीटा, ये दोनों वैल्यू हमें दिया गया है क्वेश्चन में, सच दैट ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ऑपरेटर का उसका वैल्यू है 7/4, और ये जो ऑर्थोगोनल कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल ऑफ थीटा एंड फाई, तो हमें थीटा और फाई का वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया गया है। गिवन दैट केट यू इज इक्वल टू कॉस थीटा केट 1 प्लस साइन थीटा केट 2,
एंड केट v इज इक्वल टू कॉस फाई केट 1 प्लस साइन फाई केट 2। और हमारे पास और भी दिया गया है, जैसे कि आइगन वैल्यू हमें दे दिया गया है 1 और 2 स्टेट का। तो 1 स्टेट का आइगन वैल्यू है 1 और 2 स्टेट का आइगन वैल्यू है 2। ये हम ऐसे लिखेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन से। आइगन वैल्यू इक्वेशन वाला लेसन मैंने पढ़ाया है, तो आप उसे देख ले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया गया है और ये दिया गया है। तो इस कंडीशन को पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। इसमें ये जो है वो बीच में ऑपरेटर है, तो इसका वैल्यू हम ब्रे नोटेशन में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। उसके बाद ऑपरेटर जो है वो इस पे अप्लाई हो रहा है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा है केट रिप्रेजेंटेशन में इज इक्वल टू 7/4। इसका वैल्यू जो है वो है 7/4। तो हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेटर जो है वो इस पे ऑपरेट होगा स्टेट पे, स्टेट 1 और स्टेट 2 पे। तो इसका और इसका वैल्यू हम यहाँ से जानते हैं। इसका वैल्यू होता है 1 और इसका है 2। तो यहाँ पे हम उसको पुट कर देंगे ये वैल्यू को 1 इंटू केट 1 और यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 7/4 हो जाएगा। तो फिर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, जिसमें कि ये जो वैल्यू है वो 1 होगा और ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो लास्ट में हमें क्या मिला, हमें मिला cos स्क्वायर 5 प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 7/4। अब 2 साइन स्क्वायर 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, और साइन स्क्वायर ये दोनों का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। उसके बाद इसको इधर ले जाने के बाद हमें मिल जाएगा ये। सो साइन फाई इज इक्वल टू √3/2 और फाई का वैल्यू हमें मिल गया π/3। ठीक है, तो फाई का वैल्यू हमें मिल गया π/3। तो ऑप्शन बी भी हो सकता है और ऑप्शन ए भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या है। तो दूसरा कंडीशन हमें ये दिया गया है ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन, ऑर्थोगोनल कंडीशन। तो उसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ये हो जाएगा ब्रे नोटेशन में, क्योंकि ये कॉन्जुगेट है, और ये हो जाएगा केट रिप्रेजेंटेशन में। तो इसको करने के बाद ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये 1 होगा और ये भी 1 होगा, और इसका वैल्यू है 0 जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रहा है cos फाई cos थीटा प्लस साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, जो 1 था वो बच गया, 0 का जो वैल्यू था वो 0 हो गया, तो 0 हो गया। और हम जानते हैं कि cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल्स है तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो हम दोनों कंडीशन ले लेंगे। तो cos थीटा माइनस फाई या cos फाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इवेलुएट करेंगे तो हमें मिलेगा π/2। अगर हम प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा π/6। तो -π/6 का जो है वो हमें ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो हमें थीटा का वैल्यू मिल गया -π/6 और फाई का वैल्यू हमें पता है π/3। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा क्लू होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। The eigenstate corresponding to eigenvalues E1 and E2 of a time-independent Hamiltonians are ket1 and ket2 respectively. ठीक है, E1 के लिए ket1 है, E2 के लिए ket2 है। If at time t is equal to 0, the system is in a state psi t is equal to 0, sin theta ket1 cos theta ket2, then the value of psi t। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हमें t 0 पे दिया गया है और t और साई हमें t पे निकालना है, तो हमें एक ही चीज याद करना होगा, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो एट टाइम t विल बी, हमें टाइम t पे निकालना है, और ये जो है हमारा वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो हम चलिए देखते हैं, और ये 16 में पूछा गया है, नेट 16 में। तो गिवन दैट साई ऑफ t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ये, सो अकॉर्डिंग टू टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन द वेव फंक्शन एट टाइम t इज गिवन बाय। अगर आपने मेरा श्रोडिंगर इक्वेशन वाला लेसन नहीं देखा है, जो कि लेसन 10 है, तो आप उसे देख ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो साई ऑफ टी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि अगर टी पे हमें निकालना है तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका एनर्जी है e⁻⁻i
E1 t बाई एच कट, और 2 का जो है वो यहाँ पे दिया गया है E2 है, तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस आई E2 t बाई एच कट, इससे दोनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साई ऑफ t का वैल्यू हमें मिल जाएगा। मतलब आफ्टर टाइम t हमारा वेव फंक्शन का क्या वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था नॉर्मलाइजेशन कंडीशन एट टाइम t। तो टाइम t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, बहुत ही इजी है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो वैसे ही करेंगे, हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को फॉलो करेंगे, उसके बाद ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 0। तो हमें 1 मिल गया, तो ये नॉर्मलाइज्ड है और हमारा वैल्यू जो है ए है, ए में जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नाउ वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Consider the operator a is equal to x plus d by dx acting on smooth function of x, then commutator a cos x is, ये हमारा ऑप्शन है। तो हमें निकालना है कि a का वैल्यू ये दिया गया है और इसका जो कॉम्यूटेशन रिलेशन है उसका क्या वैल्यू आएगा। तो चलिए देखते हैं। गिवन दैट a इज इक्वल टू ये दिया गया है, नाउ ये निकालना है हमें। तो हम इसको कॉम्यूटेशन रिलेशन वाले ब्रैकेट में रख देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका क्या वैल्यू आ रहा है। तो कॉम्यूटेशन रूल के अनुसार हम ये जानते हैं x प्लस डी बाई डी एक्स का और cos x का जो कॉम्यूटेशन होगा वो होगा x cos x प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। ये जो है इसके साथ, ये जो है इसके साथ हो रहा है और इसका कॉम्यूटेशन रिलेशन इसके साथ जा रहा है, तो ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा जैसे कि हम जानते हैं। ठीक है, ये वैल्यू 0 हो गया, उसके बाद हमें हमारे पास बस ये बचा है, तो हमें ये निकालना है। नाउ इवेलुएटिंग डी बाई डी एक्स कॉस एक्स कॉम्यूटेशन वी हैव, तो साई एफ एक्स पे हम कॉम्यूट करेंगे। ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, डी कॉस एक्स, ये इंटू कर देंगे ए बी माइनस बी ए जो होता है वो हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद साई ऑफ एक्स डी, ये जो है वो दो टर्म है, ये u इंटू वी वाले फॉर्मूले से हम इसको इवेलुएट करेंगे और हम देखेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है वो कट जा रहा है। तो हमारे पास लास्ट में क्या मिलेगा, माइनस साइन ऑफ एक्स। तो इसका वैल्यू जो हम निकालना चाह रहे थे वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स हमें मिल जाएगा। तो इतना हम लोग कर लेंगे। तो ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने लेसन्स पढ़ाए हैं उन पे बेस्ड था, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन है, क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट 1 है। तो इन सब क्वेश्चंस को आप एक बार अपने कॉपी में ज़रूर सॉल्व करें ताकि इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आपको मिले तो आप सॉल्व कर सके इजीली। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं जेस्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।